28, 29, 30, 31 और ये 32 बस। सिर्फ 4 रुपए और 32 नए पैसे थे सुकू के हाथों में, वो भी कभी मोची से तो कभी राशन वाले से तो कभी भाजी वाले से भरपूर कंजूसी बरत के बचाए थे उसने। सुकू ने एक बार फिर से अपने हाथों में पकड़ी अपनी बचत के पैसों को गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मगर अफसोस इस बार भी सिर्फ 4 रुपए और 32 नए पैसे ही थे उसके पास। और कल साल का पहला दिन, ऐसी सिचुएशन में अपने छोटे से और अस्त व्यस्त बिस्तर पर गिरकर बिलखने के अलावा अब उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। सो सुकू ने वैसा ही किया। हाय कमबख्त, इतनी कंजूसी के बाद बचत का ये हाल। सुकू के बिस्तर पर गिरते ही उसके सुनहरे लंबे बाल बेड के नीचे जाकर लटक गए। कल अगर मेरी चप्पल ना टूटी होती तो कम से कम आज मेरे पास 5 रुपए तो होते। ये निगोड़ी चप्पल तुझे कल ही टूटना था। जब तक वो लंबे बालों वाली ब्याहता औरत, जिसका पूरा नाम अचला सुकुमारी था, पैसों को एक बार फिर से गिनकर अपने मन को फिर से दुखाती, आइए तब तक उसके मकान पर एक नजर डाल लेते हैं। 8 रुपए महीने के किराए वाले पुराने मगर काम चलाओ सजे सवरे कमरे के बारे में बस यही कहा जा सकता है कि कम आमदनी वाले लोग ऐसे ही मकानों की तलाश में रहते हैं। मकान के नीचे ढ्योड़ी पर एक लेटर बॉक्स शान से लटका था, मगर उसमें कोई लेटर कभी नहीं आता। बाहर के दरवाजे के बगल में एक बिजली का बटन लगा था, जिसको कितना भी दबा लो डोरबेल नहीं बजती। उसी बटन के नीचे जड़ी तख्ती पर एक नाम लिखा था, मिस्टर विधान चतुर्वेदी, जिसके सरनेम चतुर्वेदी को कुछ ज्यादा ही मोटा और प्रभावी बना के लिखा गया था, क्योंकि जब वो लिखा गया था तब विधान चतुर्वेदी जी को 30 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी, जो अब घटकर 20 रुपए ही रह गई है। इसलिए तख्ती में लिखे मिस्टर विधान चतुर्वेदी में चतुर्वेदी की लिखावट अब धूमिल पड़ गई है, मानो तब का चतुर्वेदी अब 1-2 पायदान नीचे उतरकर द्विवेदी से काम चलाने को तैयार हो। खैर जो भी हो, लेकिन जब विधान चतुर्वेदी घर लौटते और ऊपर अपने फ्लैट में पहुंचते तो उनको प्यार से विधि के नाम से पुकारती उनकी बीबी, जिसे वो प्यार से सुकू बुलाते थे, उन्हें अपनी बाहों में भर लेती। वही बीबी सुकू जो इस समय अपने बिस्तर पर पड़ी सुबक रही है। कोई फायदा नहीं सुब्बू, तेरे रोने से बचत के पैसे नहीं बढ़ जाएंगे। सुकू अपने आप को समझाती हुई बेड से उतर गई और अलमारी से पाउडर लगाने वाला गद्दा निकालकर उसे अपने गालों पर फिराते हुए बड़बड़ाई। कल साल का पहला दिन है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बीवी को कुछ अच्छा उपहार दे सकूं। कमरे की 2 खिड़कियों के बीच एक बड़ा सा दर्पण था। अरे बड़े से मेरा मतलब ये है कि जितना बड़ा 8 रुपए किराए के कमरे में हो सकता है। हाँ तो मैं कहा था। कमरे की 2 खिड़कियों के बीच एक बड़ा सा दर्पण था, जिसमें कोई दुबली पतली औरत ही चेहरा देख सकती थी। और सुकू ये काम बहुत कुशलता से करती, क्योंकि वो सौभाग्य से दुबली भी थी और पतली भी, और दर्पण में अपने चेहरे को ढूंढ लेने की कला में निपुण। अचानक सुकू दर्पण से घूमकर खिड़कियों पे जा खड़ी हुई और अपने घने लंबे बालों को लहराने के लिए खिड़की से बाहर छोड़ दिया। सुकू के वो लंबे बाल हवा की रफ्तार के साथ मचलने लगे। दुनिया में सिर्फ 2 चीजें ही ऐसी थीं जो विधान चतुर्वेदी को बहुत प्यारी थीं, यूं कहें कि जिनमें जान बसती थी उसकी। एक थी सोने की उसकी वो घड़ी जो उसके दादाजी के बाद उसके पिताजी ने अपने कोट की जेब में चैन से लटका के रखी और फिर उसे दे दी, और दूसरी चीज वो थी सुकू के सुनहरे लंबे बाल। विधि और सुकू दोनों जब रोमांस के मूड में होते तो अक्सर एक दूसरे की कुछ यूं तारीफ करते। विधि कहता, जानती हो सुकू, अगर अपनी खिड़की के सामने वाले उस घर में महारानी विक्टोरिया भी रह रही होती तो जब मैं उन्हें उनके कीमती गहनों में लदा हुआ देखता तो उन्हें तुम्हारे सुनहले बालों को दिखाकर चिढ़ाता। फिर सुकू भी पीछे न रहती, विधि की तारीफ में कुछ यूं कहती, हाँ अगर अरब का कोई अमीर हमारे घर के सामने भी रह रहा होता तो मैं उसे तुम्हारी घड़ी दिखाकर उस अमीर को जरूर जलाती। वो जब भी हमारे घर के सामने से गुजरता तो तुम्हारी घड़ी देखकर अपनी दाढ़ी जरूर नोच लेता। सुकू के सुनहरे बाल पानी के झरने की तरह लहराते हुए खिड़की से बाहर उड़ रहे थे। कल साल का पहला दिन था। पैसों की कमी और विधि को उसका मनपसंद उपहार न देने की कसक में सुकू की आंखें नम हो गईं।
फिर ना जाने क्या सोचकर सुकू ने बाहर हवा में उड़ते अपने सुनहले बालों को वापस खींचा और उसकी गठरी बना के उसे अपने सर पर बांध लिया। फिर लाल गाउन और सर पे लाल हैट लगा के आंखों में एक चमक के साथ कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद सुकू सीढ़ियों से उतर के सड़क पर जा पहुंची थी और कुछ देर में सुकू जहां खड़ी थी उसके सामने नेम प्लेट पे लिखा था, मैडम शहनाज, हेयर स्टाइलिस्ट, सभी प्रकार के बालों की विक्रेता। सुकू लपक के एक माला सीढ़ियों को चढ़कर मैडम शहनाज की दुकान पे जा पहुंची और बोली, हेलो, क्या आप ही मिस शहनाज हैं? मैडम शहनाज, जो एक तंदुरुस्त और गोरी महिला थी, सुकू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, हाँ, क्या काम है आपको? क्या आप मेरी बाल खरीदेंगी? हाँ, क्यों नहीं। पहले अपनी हैट हटा के तुम्हारे सुनहरे बालों को तो देखने दो। सुकू ने अपनी हैट हटाई तो जैसे केशों का सुनहरा झरना उमड़ पड़ा। फिर अपने अनुभवी हाथों से सुकू के बालों को जांचते हुए मैडम शहनाज बोली, 100 रुपए दूंगी, मंजूर? हाँ, मंजूर। देखते ही देखते 2 घंटे तो जैसे पंख लगा के उड़ गए। फिर सुकू अपने सिर को ढके चौक और चौराहों वाली भीड़ भरी दुकानों में कुछ खोजते हुए घूम रही थी, एक ऐसा उपहार जो उसकी विधि को पसंद आए। थोड़ी मशक्कत के बाद सुकू को आखिर वो चीज दिख ही गई जो सिर्फ और सिर्फ उसकी विधि के लिए ही बनी थी। सुकू की नजर जिस पे थी उसके सामने सब बेकार था। दुकानदार उस चीज की शान को बढ़ाते हुए बोला, एकदम शुद्ध प्लेटिनम से बनी है ये घड़ी चैन मैडम। इसमें टकी हुई घड़ी चाहे जितनी भी कीमती हो, लेकिन लोगों की नजर इस चैन से नहीं हटने वाली मैडम। दाम क्या है इसका? केवल 102 रुपए 25 नए पैसे। वो घड़ी तो सिर्फ और सिर्फ विधि के लिए ही बनी थी। सो 102 रुपए और 25 पैसे चुका के सुकू बचे हुए 2 रुपए और 7 नए पैसों के साथ वो घड़ी चैन लेके घर वापस आ गई। अभी तक उसका पति विधि अपने सोने की घड़ी में लगी उस पुरानी चैन की वजह से उसे अपने दोस्त यारों के सामने निकालने में भी शर्माता था। विरासत में मिली इतनी शानदार घड़ी के साथ चैन के रूप में एक बेहुदा चमड़े का पट्टा होने की वजह से विधि समय भी छिप छिप के देखता था, मगर आज के बाद से ऐसा नहीं होने वाला था। सुकू घर पहुंचकर कपड़े बदलकर काम पे लग गई। उसने इस बीच दर्पण में अपना चेहरा एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि विधि के प्रेम के झोंके में उसकी जो तबाही हुई थी उसकी पीड़ा को कुछ कम किया जा सके। अपने बालों पर हाथ फिराते हुए सुकू को पहली बार एहसास हुआ कि उसके छोटे छोटे बाल आपस में घूमकर छल्ले बना रहे हैं। पीछे से वो स्कूल में मुंह चुराने वाले किसी लड़के सा नजर आने लगी है। कहीं विधि ने मुझे पीछे से कोई राह चलता उचक्का समझकर मेरा गला दबा दिया तो? वो अपने आप से बड़बड़ाई, लेकिन मैं क्या करूं? अब 102 रुपए 25 नए पैसे में भला अब कोई क्या कर सकता है? शाम को 7 बजने के थे। कॉफी चूल्हे पर लगभग बनने को तैयार थी और कपकेक बन चुका था। विधि के आने में कभी देर नहीं होती थी। सुकू अपने हाथ में वो चैन लेके दरवाजे के पास एक स्टूल डालकर बैठ गई। तभी नीचे से दरवाजे पर उसके पैरों की आवाज आई। इधर सुकू की धड़कनें बढ़ गईं। वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए बड़बड़ाई, हे भगवान, उसकी बुद्धि ऐसी कर दो कि मैं उसे अभी भी खूबसूरत लगूं। कमरे का दरवाजा खुला और एक दुबला और गंभीर 20-22 साल का युवा विधान चतुर्वेदी उर्फ विधि रूम में दाखिल हुआ। घर गृहस्थी से उसके कंधे थोड़े झुक गए थे। उसका ओवरकोट बहुत पुराना और गंदा हो चुका था। चमड़े का बैग कई जगह से उधड़कर वापस सिला भी जा चुका था। विधि दोनों को खूंटी पे टांगते हुए बोला, साल की आखिरी शाम, गर्मा गर्म कॉफी और ये खूबसूरत केक, वाह। ये कहते हुए विधि पलटा तो उसकी नजर स्टूल पे बैठी सुकू पर गई और विधि थम सा गया, जैसे बटेर की खुशबू पाके शिकारी कुत्ता अपनी जगह पर अडिग। सुकू ने विधि के चेहरे को देखा जिस पर कोई भाव ही नहीं थे, न क्रोध, न आश्चर्य, न तिरस्कार, न आतंक। विधि बस सुकू को घूरे जा रहा था। सुकू सहम गई और हड़बड़ा के अपने स्टूल से उठकर विधि से जा लगी और रुआसी होके बोली, मुझे इस तरह से मत देखो विधि, प्लीज। मुझे अपने बाल बेचने पड़े क्योंकि तुम्हारा मनपसंद उपहार तुम्हें दिए बिना मैं ये साल जाने नहीं देना चाहती थी। बालों का क्या है, ये तो घर की खेती है, फिर से उगाएंगे। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए उपहार में क्या लेकर आई हूँ। तुमने अपने बाल काट दिए सुकू? हाँ, कटवाए और बेच भी दिए।
लेकिन क्या अब तुम मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करोगे? बालों के बिना मैं हूँ तो वही तुम्हारी सुकू। विधि ने हताश और जिज्ञासा भरी नजरों से कमरे के चारों तरफ देखा। उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है विधि, मैंने बोला ना, मैंने उन्हें बेच दिए। सुकु एकदम से गंभीर हो गई। उसने अपनी बाहों को विधि के गले में डाल दिया और मिठास भरे स्वर से बोली, साल की आखिरी शाम है विधि, मेरे सिर के बाल जरूर गिनती के होंगे, मगर तुम्हारे लिए मेरे प्यार का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं तुम्हारे पकौड़े बनाऊं? क्या मेरे पकौड़े? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे लिए बेसन के पकौड़े बना दूं। विधि को तो जैसे होश आया हो, वो सुकु को अपनी छाती से हटाते हुए खिड़की के पास जाके खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी जेब से एक पैकेट निकालकर बिस्तर पर फेंक दिया। वो वापस सुकु की तरफ पलटा और बोला, मुझे गलत मत समझना सुकु, मेरी नजर में दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरी सुकु के प्रति मेरे प्यार को कम कर सके। मगर जब तुम बिस्तर पर पड़े इस पैकेट को खोलकर देखोगी तो जान जाओगी कि तुमने मुझे किस बात पे दुखी कर दिया है। कुछ पलों बाद कांपते हाथों और उत्सुकता से सुकु विधि के लाए उस पैकेट को खोल रही थी। पैकेट खुला और उसमें से निकली चीज को जैसे ही सुकु ने देखा, उसके मुंह से आह निकल पड़ी। ओह, ये क्या है? सुकु की आंखों में आंसू थे। सामने बालों का श्रृंगार करने वाले तरह तरह के मांग फूल पड़े थे। खालिस कछुए की हड्डी से बने हुए मांग फूल जो सुकु के सर से जा चुके खूबसूरत बालों में और भी खूबसूरत लगते। साथ ही केशों को सजाने वाले बेशकीमती कंघे सामने बिखरे पड़े थे। विधि अपनी सुकु के लिए साल की आखिरी शाम का वो उपहार लाया था, जिसे वो महीनों से लाने की कोशिश में था मगर ला न सका। जिनको दुकानों और शोरूम में देखकर अक्सर सुकु विधि को उसे लाने की जिद किया करती थी। रोती हुई सुकु विधि से जा चिपकी और अपनी डबडबाई आंखों को ऊपर उठा के बोली, मेरे बाल बहुत जल्दी आ जाते हैं विधि। अचानक सुकु को याद आया कि उसने विधि के उपहार को तो अभी तक उसे दिखाया ही नहीं। वो एक बिल्ली की तरह झपट के विधि का उपहार उठाकर ले आई और उसे विधि के हाथों पर रखते हुए बोली, खोलो इसे। इसमें क्या है? खोलो तो। पैकेट खुलते ही उपहार सामने था, बेशकीमती प्लेटिनम की चमचमाती हुई चैन। सुकु ने पूछा, बढ़िया है ना विधि? पता है, इसके लिए मैंने सारा शहर छान मारा। अब तुम दिन भर अपनी घड़ी देखोगे। लाओ अपनी घड़ी दो। ये चैन जब उस घड़ी के साथ लगेगी तो दोनों की शान ही अलग होगी, मेरे विधि और उसकी चमचमाती घड़ी की शान। सुकु की बातें सुनकर विधि निढाल सा होके बिस्तर पर लेट गया। सुकु को हैरानी हुई जब उसने देखा कि विधि अजीब तरह से हंस रहा है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? विधि अपनी हंसी को थोड़ा काबू करते हुए बोला, तुम्हारे उपहार को लाने के लिए मैंने वो घड़ी बेच दी सुकु। सुकु हैरानी से मुंह खोले विधि को देख रही थी। विधि की पसंदीदा सोने की घड़ी के लिए उपहार में लाई गई चैन उसके हाथों में लटक रही थी। विधि हंसते हुए बिस्तर से उठा और सुकु के कंधों को प्यार से झकझोरते हुए बोला, साल की ये आखिरी शाम बस अब जाने ही वाली है सुकु, क्या तुम मेरे पकौड़े नहीं बनाओगी? कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।